हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड टुडे वी विल स्टडी इन जीएसटी ऑडिट। हम बस एक रिवीजन करेंगे, डिटेल स्टडी में नहीं जाएंगे अगेन। बट हाँ, अगर एग्ज़ाम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ रिलेटेबल रहेगा, रेलिवेंट रहेगा अगर आप देख रहे हैं इसको फॉर द फर्स्ट टाइम भी, तब भी। एंड हम ज़्यादा फोकस इलस्ट्रेशंस में एंड टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन में देंगे। एंड अगेन ऑब्वियसली कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी तो अपने से टेस्ट नॉलेज एंड इलस्ट्रेशंस बनेंगे, राइट। तो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द chapter. Okay, and I think I will be uploading text audit too, so stay tuned and let's now start the chapter GST audit. फर्स्ट थिंग, जीएसटी कब आया था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया था। और मतलब बेसिकली 1 जुलाई 2017 से हमारा जो जीएसटी है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। और सीजीएसटी एक्ट में हमको ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऑडिट ऑफ जीएसटी पढ़ रहा था, हमको सबसे पहले ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा जो कि सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको ले चलती हूँ, यहीं पे आ जाइए। ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी ऑडिट है वो कुछ नहीं, इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट एक एग्जामिनेशन है रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का। किस तरह से एग्जामिनेशन है? रिकॉर्ड्स का, रिटर्न्स का, अदर डॉक्यूमेंट्स का। वो रिकॉर्ड्स, वो रिटर्न्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंटेन है या फर्निश्ड अंडर जीएसटी लॉ, और उसका हमको वेरीफाई करना है, मतलब ऑडिट करना है, मतलब उस रिकॉर्ड, उस रिटर्न, उस डॉक्यूमेंट को अपने को वेरीफाई करना है। सर देखना है कि उसका जो टर्नओवर डिक्लेयर है, जो टैक्सेस उसने पे किए हैं, जो जितना टैक्सेस उसने पे किए हैं, जितना रिफंड वो क्लेम कर रहा है, जितना आईटीसी वो अवेल किया है, वो करेक्ट है कि नहीं। टू एसेस ऑडिटिंग कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी, विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ऑडिट का डेफिनेशन, अगर आप अभी यहाँ पे आएंगे कि ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंटेन और फर्निश कर रजिस्टर्ड पर्सन और for the act or rules made there under for the time being first to verify correctness of turnover declared, taxes paid, चार चीज़ का turnover declared, taxes paid, refund claim and ITC availed। और वो इस क्यों करते हैं ऑडिट? जिससे कि हमको ये पता चले कि जो भी इस एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसका हम कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी ऑडिट है, तो बेसिकली चार में डिवाइड किया कि हमको सबसे पहले एग्जामिनेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा आपको पूरा ये बताती है। एंड नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी क्या है? तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं। फर्स्ट सेक्शन नंबर 35 वाली होती है जो कि रूल 80 के साथ पढ़ते हैं। सेकंड हमारा सेक्शन 65 रेड विथ रूल 101 एंड थर्ड हमारा सेक्शन नंबर 66 जो कि रेड विथ रूल 102 है। तो फर्स्ट टू मतलब लास्ट टू दैट इज़ जनरल ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, यहाँ पे हमारा जीएसटी टैक्स अथॉरिटीज़ करते हैं और यहाँ पे अगेन प्रोफेशनल्स करते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं सबसे पहले 35(5) में, जो कि हम रूल रेड विथ रूल 80 में है कि उसमें हमको एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसका जो टर्नओवर है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अगर कुछ प्रेस्क्राइब लिमिट्स एक्सीड कर रहा है तो उसको जीएसटी ऑडिट करवाना है अंडर सेक्शन नंबर 35, ठीक है। अब इस पूरे सीजीएसटी एक्ट में इसमें हमको टर्नओवर की डेफिनेशन नहीं दिया है, हालांकि सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 6, ठीक है, ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कंपोजिशन चैप्टर में आईडीटी के पढ़े कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ठीक है। तो वो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा एक्सीड होना चाहिए 2 करोड़ रुपीज़ से। 2 करोड़ रुपीज़ से आपको ऑडिट नहीं कराना है। अगर आपका 2 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड हो रहा है तो आपको जीएसटी ऑडिट करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम टर्नओवर लेते हैं वो हमेशा पैन बेसिस मिलता है। पैन बेसिस मतलब क्या होता है? पैन बेसिस मतलब ये होता है कि एक अब सिंगल पर्सन का एक सिंगल पैन होता है, ठीक है। सिंगल पर्सन का सिंगल पैन होता है। तो बेसिकली अगर सिंगल पर्सन जितने भी टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, तो जितना भी एस्टैब्लिशमेंट है, जितने भी वर्टिकल्स हैं, सबके लिए सबका एग्रीगेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन दिया है कि मिस्टर एक्स एक आर्टिकल ट्रेनी है जेएसए एसोसिएट में, जिनको जीएसटी ऑडिट असाइन किया गया फॉर ऑफ फ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो कि एक दिल्ली में लोकेट हो रहा है। तो वो कंफ्यूज है कि जीएसटी ऑडिट उस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो उसका एक जो कंपनी है उसमें ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया हो रहे हैं, उनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है 8 करोड़, और ये पूरे इंडिया में जितने उसमें बिजनेस है उसका मिला के है। तो रियल जीएसटी ऑडिट भी एप्लीकेबल। तो हाँ, हमको जो जीएसटी ऑडिट करना है वो पैन बेसिस में करना है, और पैन हमारा एक पर्सन को एक मिलता है, विच मीन्स दैट वंस द टर्नओवर अंडर द पैन इंडियन लेवल इज मोर देन 2 करोड़, ऑल द बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है वो लायबल हो जाएगा फॉर द जीएसटी ऑडिट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा एंटरप्राइज एक टेक्सटाइल शॉप है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगेन दिल्ली में है। उनका टर्नओवर 55 लाख है, 45 लाख है एंड 50 लाख है। वो Q2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। तो मतलब 2017 एंड 18 जिस साल अपना जीएसटी आया उसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में हमारा जो टर्नओवर दिया, तो फर्स्ट क्वार्टर में हो गया हमारा अप्रैल, मई, जून। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर फर्स्ट क्वार्टर में 55 लाख, देन 3 मंथ्स के 45 लाख एंड देन 50 लाख फॉर नेक्स्ट मंथ। एंड यहाँ पे बताएं कि जो फर्स्ट क्वार्टर था, मतलब जब अप्रैल, मई, जून, जब तक हमारे पास जीएसटी आया नहीं था, तब का हमारा था टर्नओवर 70 लाख का,
ठीक है। अब मिस्टर वासुदेव एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको बताना है कि इसमें जीएसटी ऑडिट लगेगा कि लगेगा, क्योंकि जो 70 लाख है वो हमारा जब जीएसटी नहीं था तब का है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमारा सेक्शन नंबर 35(5) बोलता है कि एनुअल टर्नओवर ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन अगर 2 करोड़ से ज़्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर जनरली 12 मंथ्स कवर करता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक, या फिर कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। और इसलिए हम अगर हम टर्नओवर हमको कंप्यूट करना है फॉर द ईयर 2017-18, तो जो फर्स्ट क्वार्टर है मतलब जो अप्रैल से लेके जून तक है, जो कि पीरियड बिफोर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको भी हम ऐड करेंगे। हेंस जीएसटी ऑडिट इज एप्लीकेबल टू कृष्णा एंटरप्राइज। क्लियर है? नो। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन कि SSM एंड कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जो कि अगेन डिफरेंट स्टेट में जीएसटी में रजिस्टर्ड है। उनका जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है 2 करोड़ से एक्सीड हो रहा है। हाउएवर जो दिल्ली ब्रांच है उसका टर्नओवर 75 लाख पर एनम है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सोच रहा है कि ब्रांच को ऑडिट ना करें। तो यहाँ पे अगेन हमको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है, पैन बेसिस में लेना है, एक पर्सन को एक पैन मिलेगा। तो उसके जितने भी एस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं सबका हमको इंक्लूड करके लेना है, और अगर इंक्लूड करके अगर उसका 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो अपने को सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 5 रेड विथ रूल्स 80 के हिसाब से ऑडिट करवाना है। तो यहाँ पे जो कंटेंशन है मिस्टर पंकज का, मिस्टर पंकज एक्चुअली क्या बोल रहे थे, फाइनेंस ऑफिसर है, वो बोल रहे हैं कि जीएसटी दिल्ली ब्रांच में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो उनका जो भी कंडीशन था वो इनकरेक्ट था। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू बेसिस में कि क्वालिफिकेशन ऑफ जीएसटी ऑडिटर, मतलब कौन कौन जीएसटी ऑडिट कर सकता है। तो ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट के कर सकते हैं, उसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अथॉरिटी दी गई है कि वो जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं। क्लियर है? हाउएवर एक इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 35 अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 44 सबसेक्शन 2 एंड रूल्स 80 पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो अपना अकाउंट्स उसको सीए से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है, उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सिड कर रहे हैं 2 करोड़ रुपये से, और सच रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिकली मतलब यहाँ पे ऑडिट करवाना है, और उसके साथ साथ उस रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, उस रजिस्टर्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना है कॉमन पोर्टल में एनुअल रिटर्न, मतलब अलॉन्ग विद एनुअल रिटर्न, जो यहाँ पे एनुअल रिटर्न रहेगा उसके साथ साथ उसको ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म जीएसटी 9C। ठीक है। 35(5) के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ऑडिट करवाना है एनुअल रिटर्न के साथ साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अपने को फर्निश करना है कॉमन पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। फर्दर पढ़ेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमको क्यों फर्निश करना है, एक्चुअल में होता क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन नंबर 35(5) शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट बाय सीएजी। तो अगर आपका जो ऑडिट है सीएजी करता है तो आपको जीएसटी ऑडिट नहीं करवाना है सेक्शन नंबर 35(5) के अंदर। ठीक है। ओके। नाउ रिकन्सिलेशन क्यों करना है अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों को अपन टर्नओवर लेते हैं, बट वेरेस जीएसटी में उसको टर्नओवर नहीं लेते हैं, वाइस वर्सा। तो जीएसटी में कुछ कुछ चीज़ों को अपन टर्नओवर लेते हैं बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है कि अगर आप रिलेटिव्स को कुछ सप्लाई दे रहे हैं, कुछ गुड्स दे रहे हैं, सॉरी अगर आप रिलेटिव्स को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, या फिर गुड्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो आपके जीएसटी के टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगे, वेयरएज क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आने वाले हैं। तो उसको रिकनसाइल करना रहता है अपने को, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारा टर्नओवर है और जीएसटी के हिसाब से जो टर्नओवर है उसको रिकनसाइल करना पड़ता है, इसमें हमको एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ता है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि मिस्टर अनुज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन है, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ जीएसटी ऑडिटर फॉर TPSL लिमिटेड। ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो मिस्टर अनुज को बोले कि फॉर जीएसटी ऑडिट अलॉन्ग विद द जुलाई एंड अगस्त मंथ जीएसटी 3 ओके वेंट द मैनेजमेंट हैज़ आस्क्ड मिस्टर अनुज फॉर जीएसटी ऑडिट, मतलब उनको बोला गया है कि जीएसटी ऑडिट करना अलॉन्ग विद जुलाई एंड अगस्त मंथ, और जीएसटीआर फाइलिंग कंपाइलेशन के लिए भी बोला गया है। मतलब बेसिकली इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जीएसटी ऑडिट करने के लिए बोला गया है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और उसके साथ साथ जो भी फाइलिंग वगैरह का काम है, जो एनुअल रिटर्न अपन फाइल करते हैं फॉर्म 9 में, वो भी बोला गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइल करना है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का कंटेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। जो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्डिंग क्या दिया है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, राइट। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो मैनेजमेंट कंडीशन है वो करेक्ट नहीं है। जो रिटर्न फाइलिंग और प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स और उनका जो फाइलिंग है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऑडिटर क्लियरली स्टेट्स दैट द अबव आर हिज स्कोप। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि उसके स्कोप का लिमिटेशन हो रहा है, यहाँ पे ये रहा,
Mr. Anuj continued that he has been appointed only for GST audit and above are his scope limitations and cannot be conducted as a compliance. तो यहाँ पे वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो उसके स्कोप के बाहर है, तो क्योंकि इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं होना है. और GST ऑडिट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एंगेजमेंट इज लिमिटेड टू GST ऑडिट ऑफ रिकन्सिलेशन बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स. ठीक है, तो बेसिकली जो भी उनका एंगेजमेंट होता है उसमें बेसिकली उनको GST ऑडिट एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो टर्नओवर है, जो मैंने भी बताया कि डिफरेंट होता है, तो उसका ऑडिट में ही उनका जो स्कोप है वो लिमिटेड रहता है और उनको वो किसी भी एंगल से रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी सच स्टेटमेंट अपलोडिंग GST पीरियोडिक रिटर्न्स फॉर द रेलिवेंट ऑडिट पीरियड. क्योंकि हमने यहाँ पे अपने वर्डेंस में जाएंगे तो सच रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को CA से और कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाना है एंड सच रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकल. ठीक है, ओके. तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 35 रेड विथ रूल्स 80 एंड अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर 44 सबसेक्शन 2. नाउ ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 65 ये टैक्स अथॉरिटीज ऑडिट करते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, टैक्स ऑडिटर द ऑडिट अंडर सेक्शन 66 इज अ स्पेशल ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, यहाँ पे तो ये सेक्शन नंबर 66 की बात कर रहे हैं. ये एक मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, एक रूटीन टैक्स यहाँ पे लिखा है, आपको बस इतना ही लिखा हुआ है कि रूटीन ऑडिट बाय टैक्स ऑफिसर है. बेसिकली हम GST के ऑडिट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़े सेक्शन नंबर 65 कि जो डिपार्टमेंट होते हैं वो ऑडिट करवाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ फर्दर लिखा हुआ नहीं है, तो कहें कि हम डिस्कशन करें. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 66. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी कोई ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है, जो कि ड्यूली अप्रूव है, वो अवेयर कर सकती है सर्विसेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्पेशल ऑडिट होता है. तो बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं किसको, CA या कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिट करने के लिए. तो हमने सेक्शन नंबर 65 में उन लोग खुद करते हैं, यहाँ पे वो अपॉइंट करते हैं. तो अगर कोई भी ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर उसको ठीक लगा तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को बोल सकती हैं कि एक डिटेल एग्जामिनेशन हो स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. यहाँ पर स्पेशल ऑडिट होता है, स्पेसिफिक एरियाज में होता है, या जैसा अगर सर्कमस्टेंसेस से पूरा ऑडिट कराएंगे तो पूरा ऑडिट भी हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन का. ठीक है, अवेयर द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट बी इट CA या कॉस्ट अकाउंटेंट. तो यहाँ पे बेसिकली जो डिपार्टमेंट होता है वो एक्सपर्ट का लेता है, जो कि हमारे CA या कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं. ठीक है, और अगर हाँ, ये ऑडिट हम कब करवाते हैं, अगर हमारा जो ओपिनियन है, ओके वेट, when the officer consider the nature and complexity of the business and its interest of revenues of opinion that कि जो वैल्यू है वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं हुआ है या जो क्रेडिट अवेल हुआ है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अवेल कर लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑडिट होता है. नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस फॉर नोटिस फॉर स्पेशल ऑडिट. तो उनको सबसे पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए रहता है कमिश्नर का, कि अगर कमिश्नर अलाउ करेंगे तभी वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं. एंड ऑडिटर को नॉमिनेट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, इज़ नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर. ठीक है, एंड देन वो अगेन वो जो रहते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड बुक्स रिकॉर्ड्स रिटर्न स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, एंड देन सेल्स रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, मतलब टर्नओवर का देख सकते हैं करेक्ट है कि नहीं, और जो एग्जाम्पशंस लिए हैं, जो डिडक्शन क्लेम किए हैं, जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए हैं, अवेल किए हैं, अगेन रिफंड किए हैं, या कुछ अनयूटिलाइज सा रह गया है, तो वो सब इन लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. राइट, एंड अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देंगे रजिस्टर्ड पर्सन को. क्लियर है कि मतलब और उनको टाइम भी देंगे एक्चुअल में कि 15 दिन पहले का बेसिकली होता है कि 15 दिन का टाइम देते हैं कि हम आने वाले ऑडिट करवाने के लिए, तो जो नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रिपेयर करके रखो. क्लियर है, एंड यहाँ पे टाइम लिमिट है, ये इंपॉर्टेंट है कि 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है. एंड फर्दर अगर सफिशेंट रीजंस है या कोई कोई मटेरियल रीजंस है तो 90 डेज़ अगेन फर्दर एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, ओके. नाउ एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तो जो भी कमिश्नर है वो बॉन्ड करेगा एक्सपेंसेस को. एंड दिस ऑडिट इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑडिट हम करवा रहे हैं वो डिमांड रेज टैक्सेस का डिमांड रेज नहीं कर सकते, वो हमारे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के हिसाब से, सेक्शन नंबर 70 या 74 के हिसाब से होगा. क्लियर है, ओके. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर द GST ऑडिट. सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है कंसर्न SSC को कि तुम्हारे ऊपर GST ऑडिट लगने वाला है, एंड देन हम कंफर्म कर लेंगे एलिजिबिलिटी. मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम रजिस्टर्ड पर्सन को बोलेंगे, उसके बाद हम कौन ऑडिट करेगा और वो जो ऑडिट करेगा उसकी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लेंगे. उसके बाद जो भी नेचर ऑफ द बिजनेस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर डील करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन है. ओके, तो स्पेसिफिक कुछ रिकॉर्ड्स भी दिया गया, अगेन सब डिटेल्स GST में है. ठीक है, तो वो भी मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं. और अगेन एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़
क्या कर रहा है ऑडिटी, मतलब बेसिकली एक जो ऑडिटर है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएगा, ऑडिटी को देगा, ऑडिटी क्या क्या बिजनेस कर रहा है वो डिसाइड होगा। एंड देन अपने को डिटेल ऑडिट प्रोग्राम बनाना है एंड उस हिसाब से अपने को ऑडिट करना है एंड अगेन लास्ट में रिकन्सिलेशन कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मैंने बता दिया कि एक्सपेंसेस कौन बॉर्न करेगा, कमिश्नर कौन करेगा। एंड यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ दी गई हैं कि जो लेट फीस होगा वो 100 पर डे होगा एंड देन अगेन 25,000 है, एक जस्ट प्लेन रेट कर लेना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेट ऑडिट अप्रोच, तो ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड या स्पेसिफाइड एक्ट में कोई ऐसा अप्रोच नहीं बताया गया कि अपने को जीएसटी ऑडिट कैसे करना है, तो बेसिकली जो ऑडिटर का जैसा जजमेंट है उस हिसाब से करेगा। हाउएवर वो टैक्स ऑडिट का भी रेलेवेंस देख सकता है, टैक्स ऑडिट में जैसे होता है हमारा 44 AB में, वैसे ही कुछ मिलता जुलता अपने को जीएसटी ऑडिट करना है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या मेथड्स करेगा, तो सबसे पहले वो प्रायर नॉलेज हो तो बिजनेस लेगा कि जिस बिज़नेस का वो ऑडिट करने जा रहा है तो उस बिज़नेस में कैसे ऑपरेशन फंक्शन करते हैं, और कंपेयर करेगा विद द सिमिलर बिजनेस। और अगर वही सिमिलर बिजनेस फॉर सेम अगर हॉस्पिटल है, राइट, तो ये हॉस्पिटल कैसे मैनेज करता है एंड सिमिलरली अदर हॉस्पिटल्स कैसे मैनेज करते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस, तो क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो ये सब से वो नॉलेज ऑब्टेन कर लेगा बिजनेस का एंड देन उसको एक मास्टर फाइल ऑफ द क्लाइंट प्रिपेयर करना है, मतलब बेसिकली परमानेंट मास्टर फाइल क्रिएट करना है, उसमें सब डिटेल्स रहेंगे एंड अगेन अपने ऑडिट टीम से डिस्कस करना है कि कौन से मेथड से वो ऑडिट करने वाले हैं एंड उनको इवैल्यूएशन सिस्टम्स और इंटरनल कंट्रोल भी स्टडी करना है और उनको एसेस करना है ऑडिट रिस्क एंड डिप्लॉय ऑफ सुटेबल पर्सनस, मतलब एम्प्लॉयज़ कैसे डिप्लॉयमेंट हुआ है, रिस्क एपेटाइट ऑफ द बिजनेस एंटिटी देखना है। ओके, देन उसको ऑडिट प्लान प्रिपेयर करना है, रिव्यू करना है मीटिंग्स को ऑन, और जो भी उसको एविडेंस मिला उस हिसाब से उसको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है अपने ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स के लिए, ठीक है। एंड देन फर्दर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। नाउ कमिंग टू दैट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स वर्सेस जीएसटी, तो ये वही है कि हमारा जो भी अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स हम करते हैं, सॉरी जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं वो हमारा एस पर AS9 के हिसाब से करते हैं, वेरस जीएसटी एस पर जीएसटी एक्ट के हिसाब से, जो कि CGST SGST ड्यूटी GST एक्ट या सेस एक्ट कंपनसेशन सेस एक्ट होते हैं, उस हिसाब से हम उस प्रोविज़न के हिसाब से टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए कि जैसे कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स, वो आपके एजेंट को आप जो कमीशन दे रहे हैं वो आपके सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा, सिर्फ आपके पीएल अकाउंट में आएगा कि हमने इतना कमीशन एजेंट को पे किया। वेयर एज जीएसटी लॉ में क्या होता है कि आपका इसको टर्नओवर में मानेंगे, तो इससे हुआ कि हमारा जीएसटी ऑडिट में जीएसटी में टर्नओवर इंक्रीज़ हो गया, वेयर एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्रीज़ नहीं हो पाया, ठीक है। इसके लिए हमको रिकनसाइल करना पड़ता है लास्ट में, मतलब हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, देन हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, कुछ आइटम्स डिडक्ट करते हैं एंड देन हम लास्ट में पहुंच जाते हैं हमारे जीएसटी टर्नओवर में, ठीक है। यहाँ पे वही बोला है कि AS19 में फाइनेंस में ऐसा होता है, क्लियर है। ये सब एक प्लेन रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी ऑडिट एंड कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेंट बोला गया है, तो बेसिकली इसको तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में क्या बोल रहा है कि हमारे जो जीएसटी लॉ है वो टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपने को जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं रहते हैं जनरली इसमें होते हैं, प्लस अपने को जो भी पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिटर्न फाइलिंग, रेक्टिफिकेशन, रिकन्सिलिएशन, जो भी हम रिटर्न करते हैं सब हमको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी ऑडिटर को कि वो एंटायर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम समझे एसएससी का, ठीक है, और मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा जो भी अवेलेबल है और सिस्टम की रिलायबिलिटी, मतलब ऊपर से उसको क्या क्या कहाँ से सो डेटा अवेलेबल होगा और सिस्टम कितना रिलायबल है वो समझेगा। तो सबसे पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि उसको कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट समझना है और एक मैक्रो पर्सपेक्टिव लेना है डेटा अवेलेबिलिटी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी का, क्लियर है। और यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमको अनलाइक ट्रेडिशनल हमको मैनुअल प्रोसेसिंग की जगह अपने को कंप्यूटराइज देखना है, हमको कंप्यूटर सिस्टम्स देखने हैं, टेक्नोलॉजी देखने हैं। और उसके बाद जीएसटी ऑडिटर शुड ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर द कंप्यूटर ऑफ एनी टाइप साइज यूज बाय द एंटिटी फॉर प्रोसेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट एंड ऑपरेटेड बाय द एंटिटी और बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। तो बेसिकली अपने को ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट नहीं लिखना है, एक लाइन तो ये लिखना है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको यही सब लिखना है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं देख के इसके एनवायरनमेंट को समझे, इसके रिस्क में जो इन्वॉल्व है वो देखें, कंप्यूटराइज टूल्स एंड मेथड्स यूज़ करें फॉर द कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट, और जैसे ही ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है वैसे ही हम उसको ऑडिट कर पाए, हम ये सब इसका में पढ़े हैं, क्लियर है। फिर बाद उसमें यहाँ पे ऑडिट प्लानिंग बता रहे हैं, तो जो ऑडिटर है वो अपना
ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करके उसको भी प्लान करना है। प्लान कैसे करेगा? प्लान करने के लिए सबसे पहले उसको ट्रांजेक्शन को अकाउंट करना पड़ेगा। रिपोर्ट उस द ऑडिटर शुड ऑपरेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल प्रोसेस। तो प्लान करेगा तो सबसे प्लान करने से पहले उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग कैसे होते हैं, जीएसटीएन पोर्टल्स में कैसे रिपोर्ट होता है, रिकन्सिलेशन कैसे होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। तो बेसिकली ये आपका निमोनिक हो जाएगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, समझ लो ना। I से आपका आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, T से अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, R से रिपोर्टिंग टू जीएसटीएन पोर्टल एंड रिकन्सिलेशन ऑफ फाइल्ड डाटा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हमको टू प्लान द ऑडिट एंड डेवलपमेंट इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच, हमको ऑडिट रिक्वायरमेंट्स को मीट करनी है। तो सबसे पहले है प्रिलिमिनरी रिव्यू। तो जैसे ही हमारा जीएसटी का ऑडिट स्टार्ट करने से पहले अपने को एक प्रीलिमिनरी रिव्यू कंडक्ट करना है CIS कंट्रोल का, मतलब हमको पहले बिजनेस का नॉलेज अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमको टेक्नोलॉजी वो जो यूज़ कर रहे हैं हमारे SSC उसको अंडरस्टैंड करना है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, उनका रिस्क असेसमेंट कितना है और कितनी मटेरियलिटी है वो देखना है अपने को। ठीक है, तो ये सब प्रीलिमिनरी रिव्यू अपने को करना है बिफोर स्टार्टिंग एनी GST ऑडिट। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक प्लेन रीड करके जाना है। ओके, नाउ कमिंग टू वेरियस रिटर्न्स अंडर GST। तो GST 9 में हमारा रेगुलर टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न। 9A में टू बी फाइल बाय द पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम। 9B में ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स वाले करते हैं एंड 9C में शुड बी पेड बाय द टैक्स पेयर्स हुज एनुअल टर्नओवर एक्सीड ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और उनके साथ साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पास करना है। तो 9 में हमारा नॉर्मल के लिए है, 9A में हमारा कंपोजिशन के लिए है, 9B हमारे में ECO के लिए है एंड 9C में बेसिकली जो ऑडिट करवा रहे हैं उनको उनके साथ साथ और बाकी सब एनुअल अकाउंट्स भी देना है और इसके साथ साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज पर 9C भी देना है। नाउ अभी हम पढ़ते हैं 9 क्या होता है। तो GST 9 एक एनुअल रिटर्न है जो कि वंस इन ईयर फाइल करना है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर GST इंक्लूडिंग दोज जो कि रजिस्टर्ड हुए अंडर कंपोजिशन टैक्स लेवी, और वो उनके लिए 9A है। ठीक है, तो उनको बेसिकली उसमें डिटेल्स रहेगा रिगार्डिंग कितने सप्लाईज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितना उनको इनवर्ड सप्लाई हुआ है, कितना उनको आउटवर्ड सप्लाई हुआ है, कितना वो टैक्सेस हेड में कौन कौन सा IGST लगेगा, CGST लगेगा, बेसिकली सारे ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, और बट यहाँ पे हमको बताया गया है कि ऑल द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर GST मस्ट फाइल GSTR 9 फॉर्म, बट फॉलोइंग पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9। अगेन ये MCQ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन पर्सन नहीं फाइल कर सकते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP, NRTP, ओके, ISD दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन जो पर्सन रजिस्ट्रेशन लिया फॉर द लाइबल और फॉर द डिडक्शन पर्पज़ के लिए, TDS डिडक्ट करने के लिए या TDS कलर करने के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो पर्सन को भी GSTR 9 में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। क्लियर है? नाउ ओके, GSTR 9 में हमारे 6 पार्ट हैं। अगेन एक बार पढ़ लेना। पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स रहेगा टैक्स पे का। पार्ट 2 में डिटेल ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज रहेगा जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होता है। पार्ट 3 में ITC का डिटेल रहेगा। पार्ट 4 में कितना आप टैक्सेस पे किए हैं वो रहेगा। पार्ट 5 में कोई भी पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर जो कि डिक्लेयर है इन रिटर्न ऑफ अप्रैल टू सितंबर आफ्टर द डेट ऑफ एक। अभी अपने को एनालिसिस करना है GSTR 9C का। GSTR 9C बेसिकली रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है। इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको GSTR 9C पता चलेगा। पार्ट A आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, पार्ट B आपका सर्टिफिकेशन होता है एंड अगेन पार्ट A में 5 पार्ट होता है। फर्स्ट हमारा बेसिक डिटेल्स होता है, सेकंड हमारा टर्नओवर का रिकन्सिलेशन होता है, थर्ड हमारा टैक्सेस पेड का रिकन्सिलेशन, फोर्थ हमारा ITC का रिकन्सिलेशन एंड फिफ्थ में ऑडिटर रिकमेंडेशंस रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन उसको पहले कंपेरेटिव व्यू ले लेते हैं GSTR 9 का और GSTR 9C का। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेट्यू का रिक्वायरमेंट है, ये भी स्टेट्यू का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे सारे रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेंगे GSTR 9। बट GSTR 9 से सिर्फ हम ऑडिट, अगर GST ऑडिट कर रहे हैं मतलब उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वही फाइल करेंगे। अगेन नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। तो यहाँ पे हमने कम लोगों को पढ़ा था, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं दैट इज CTP, NRTP, ISD तो हमने पढ़ा था। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर मतलब जो वर्ल्ड बैंक वगैरह हुए, फिर OIDAR वाले ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस ट्राइबल सर्विसेज वाले, कंपोजिशन डीलर वाले और जो टैक्सेस वाले हैं वो नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वही लोग हैं। ठीक है, उनको भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनेक्स करेंगे। यहाँ पे हमको एनेक्स नहीं करना है क्योंकि बेसिकली ये रिपोर्ट ही है और यहाँ पे अपने को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करना है जो कि हम ऑडिट के टाइम पे ही करते हैं, तो इसमें हमको फाइनेंशियल भी एनेक्स करना है। क्लियर है?
और बेसिकली ये एक रिपोर्ट फॉर्मल ऑफिशियल कैरेक्टर गिवन इन्फॉर्मेशन है, और ये हम करते हैं अंडर ऑडिट में। ओके, जब हम करेक्टनेस इंक्वायर करते हैं तब हम इसको करते हैं। क्लियर है? पार्ट अभी मैंने बताया कि 5 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स आते हैं। तो पार्ट 1 में बेसिक डिटेल में जो फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले रहता है। इट रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन पार्ट ए रिलेट्स। तो मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का है वो फाइनेंशियल ईयर आपको उसमें बताना है। उसका GSTI नंबर, ठीक है, टैक्स पेयर का या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपने को देना है। 3A एंड 3B में अपने को लीगल नेम और ट्रेड नेम कर देना है। द वर्ड ट्रेड इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑक्यूपेशन या बिजनेस, it could be connotation. The word trade ought to be understood in its ordinary sense without any reference to business. Example, Indigo could be trade name while the legal name is okay. समझ में आया ना? ट्रेड नेम और लीगल नेम यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंडिगो आपका ट्रेड नेम हो सकता है, वाइल जो लीगल नेम है वो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है। क्लियर है? उसके बाद हमने को बताना है क्लॉज 4 में कि आई बी लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट। अगर हमारा कोई भी एक्ट के हिसाब से, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, तो अगर उसमें अपने को ऑडिट करवाना है कि वो अपने को क्लॉज 4 में सब बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्दर बताया गया है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेड नेम आपका निक नेम टाइप्स का है, जैसे कि जो कि ट्रेड नेम इज़ यूज बाय ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई देयर बिजनेस सिंबलाइजिंग देयर रेपुटेशंस। ठीक है, तो मतलब उस नाम, छोटा सा नाम है जो कि हम समझ जाएंगे, रिलायंस राइट फॉर एग्जांपल, तो वो उसका ट्रेड नेम हुआ, बट उसका अगेन बहुत सारे फर्दर हैं तो वो उसके लीगल नेम हो जाएंगे। तो अपने को दोनों डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और इट इज़ पॉसिबल कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन का ट्रेड नेम नहीं है, तो इन सच सिचुएशन हमारा ट्रेड नेम देने की ज़रूरत नहीं है, अपन सिर्फ लीगल नेम देंगे। क्लियर है? ओके ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट 2। तो ये आपका रिकन्सिलेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको एज पर अकाउंट्स आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर आपका जो रिटर्न है, एनुअल रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आपको टर्नओवर लेना है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करना है, आपको GST तक पहुँचना है, GST के टर्नओवर तक पहुँचना है। तो सबसे पहले 5A में आपका अगेन ओके, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लीजिएगा कि ये पार्ट B ऑफ द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ये बोलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना है। ओके, एंड उसमें फिर आपको फर्दर एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे ये सब जो चेक एंड बैलेंस टू वैलिडेट करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आएगा तो आप अपना खुद से लिख सकते हैं। ये बेसिकली वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन टाइप का ही कुछ हो जाएगा। क्लियर है? नाउ 5A हमने क्या लिया, हमने एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे टर्नओवर ले लिए। अब 5B से लेके कुछ क्लॉजेस तक अपने को एडजस्टमेंट करना है, एंड देन एंड में हमारा GST का टर्नओवर आ जाएगा। तो 5B में आपका अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। नाउ व्हाट इज़ अनबिल्ड रेवेन्यू? अब अनबिल्ड रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बट उसमें इन्वॉइस इशू नहीं हुआ है। बट अपन को पता है कि GST में इन्वॉइस का कितना इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली अगर अपन GST कभी मानते हैं अगर इन्वॉइस इशू हुआ होता है प्राइमा फेसी, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, अगर आपने इन्वॉइस इशू नहीं किया बट आपका जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज हो गया है, मतलब कि आपका जो टर्नओवर है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो ऑलरेडी आपका प्लस हो चुका है। अब क्या करना है अपने को, सपोज जो रेवेन्यू अनबिल्ड रेवेन्यू था वो 100 रुपीज़ का था, राइट। तो अगर हमारे टर्नओवर में 100 रुपीज़ ऐड हो गए बट अभी तक इन्वॉइस इशू नहीं हुआ है बोल के अपने को GST में इसको ऐड नहीं करना है, तो ऑब्वियसली अगर अपने को GST टर्नओवर तक आना है तो हम इसमें माइनस कर देंगे। अगेन ये बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है तो प्लस होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है तो माइनस होगा। तो बेसिकली 5B हमारा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहा है तो ये प्लस होगा। एंड यहाँ पे लेटर ऑन एक सेकेंड, कहाँ पे है दिखा देती हूँ। ये रहा 5H में कि आपका जो भी अनबिल्ड रेवेन्यू है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो माइनस होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड था ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम, बट GST में नहीं हमको पेबल करना है क्योंकि इन्वॉइस इशू नहीं हुआ है। देयरफॉर हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि अपने को GST का टर्नओवर लाना है, एंड देन अगर वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है तो उसका आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। समझ में आया 5B? ओके।
नाउ 5C में क्या बोल रहा है, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अनएडजस्टेड एडवांसेस मतलब वो एडवांसेस जो आपने एडजस्ट नहीं कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है? तो अभी अनएडजस्टेड एडवांसेस है मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं हो रखा है बट जीएसटी में एज पर द कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अपने को यहाँ पे लेना पड़ता है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट व्हेन, या फिर जब इनवॉइस इशू किया या लास्ट डे था इनवॉइस इशू करने का, या द डेट ऑन विच द सप्लाई रिसीव पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो क्योंकि उसको एडवांस मिल गया है तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो गया है, अभी हमारे टर्नओवर में एडिट नहीं है बट अपने को जीएसटी वाले में ऐड करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है? 5D है डीम सप्लाई। तो डीम सप्लाई बेसिस का एग्जांपल है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। यहाँ पे होता है, हमने एक शेड्यूल पढ़ा है उसमें ऐसा था कि रेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर हम फ्री ऑफ बिना कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे जीएसटी के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। वेयर एज विदाउट कंसिडरेशन तो हमारा कोई एंगल से भी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऐड होने वाला है नहीं, राइट? तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, टर्नओवर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कम दिखाएगा, जीएसटी में ज़्यादा दिखाएगा दिखाना चाहिए। तो अगर अपने को जीएसटी तक पहुँचना है तो अपने को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के टर्नओवर को में प्लस करना है, तभी हमारा जीएसटी वाला आएगा। तो जो डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 है वो हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हमेशा माइनस हो, तो क्रेडिट नोट को बेसिकली आपको सेल्स रिटर्न के हिसाब से लेना है, इसको आपको रिड्यूस कर देना है। उसके बाद 5F में आपका ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है अगेन बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। ठीक है? तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हमने उसको जीएसटी में ऐड नहीं किया था और अभी अपने को ऐड करना पड़ेगा रिकन्सिलेशन करने के लिए। उसके बाद कोई भी टर्नओवर है फ्रॉम अप्रैल 2017 से जून 2017 वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि जीएसटी तब तक आया नहीं था और जीएसटी में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको टर्नओवर नहीं ले सकते, तब में नहीं लेना है। तो रिकन्साइल करने के लिए अपने को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से भी माइनस करना है। ठीक है? इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इलस्ट्रेशन करते हैं। अगर ये वाला में डाउट है तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा हमारे टर्नओवर से माइनस होता है बट वो परमिसिबल नहीं है अंडर जीएसटी, तो उसमें हम प्लस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे। अभी समझ में आया? मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, देयरफॉर मैं आपको एक बार फिर बताती। ठीक है? नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशंस। सबसे पहले कि जो गुड्स है मैन्युफैक्चरिंग क्लियर फ्रॉम अ फैक्ट्री ऑन 1 जून 2017 ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, और गुड्स अप्रूव नहीं हुआ था बाय द रेसिपेंट और उसको रिटर्न हो गया 25/12/2017 में। तो इसका रिप्लाई क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा, जीएसटी में आएगा। क्यों आएगा? सिंस द गुड्स वे नॉट अप्रूव्ड एंड रिटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 months, वैल्यू ऑफ द सेड सप्लाइज और नॉट बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो अप्रूव नहीं हुआ, वो रिटर्न हो गया, बेसिकली सेल्स रिटर्न हो जा रहा है। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से तो हमारा सेल नहीं माना जाएगा, बट as per section 142(12) of the GST Act, since the goods were returned after 6 months from the appointed date, GST हमारा पेबल होगा फॉर द टैक्स पीरियड दिसंबर 2017। ठीक है? तो देयरफॉर जीएसटी के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो हमको 6 months के बाद मिला था। क्लियर है? बट ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है फॉर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप सेल कर रहे हैं एंड अगर आपको सेल्स रिटर्न हो जा रहा है तो आप उसको सेल मानेंगे, उसको आप सेल रिटर्न मान लेंगे। ठीक है? बट यहाँ पे जीएसटी में नहीं मानेंगे क्योंकि वो आफ्टर 6 months मिला है। नाउ सेकेंड है कि गुड्स वे मैन्युफैक्चर एंड क्लियर फ्रॉम अ फैक्ट्री लोकेटेड इन बेंगलोर ऑन 30th अप्रैल 2017 एंड जो गुड्स वे क्लियर ऑन इट्स शोरूम लोकेटेड इन हैदराबाद एंड इवेंचुअली बीन सोल्ड ऑन 30th अगस्त 2017। तो अगस्त अंडर जीएसटी लॉ विल बी कंडक्टेड फॉर बेंगलोर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सेड गुड्स आर लायबल टू एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे क्लियर हो रहा है फ्रॉम अ फैक्ट्री एंड ओके गुड्स है मैन्युफैक्चर एंड क्लियर, तो यहाँ पे अपना क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। एंड सिंस द गुड्स हैव बीन क्लियर ऑन 30th अप्रैल, गुड्स है नॉट फॉर्म एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 एक सेकेंड में पढ़ लेते पहले। तो बेसिकली इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे आप बेंगलोर के हैं, आपने मैन्युफैक्चर किया एंड फैक्ट्री से क्लियर किया बेंगलोर के एंड आप उसको अपने शोरूम भेजिए, मतलब आपका एक अलग ब्रांच है जो कि हैदराबाद में एंड इवेंचुअली शोरूम से सेल हुआ। अगेन ये 30th अप्रैल 2017 से लेके 30th
अगस्त 2017 के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांच ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आने वाला है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे एक्सेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारा जो ब्रांच ट्रांसफ़र, स्टॉक ट्रांसफ़र, ये सब जो होता है वो सब हमारे बुक्स ऑफ उसमें नहीं आते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी में आते हैं। बट अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, जीएसटी में आते हैं, बट यहाँ पे जो इसमें हमारा एक्साइज ड्यूटी लग जा रहे हैं। द सेड गुड्स आर लायबल टू एक्साइज ड्यूटी एंड सिंस द गुड्स हैव बीन क्लियर ऑन 30 अप्रैल 2017। क्लियर है, मतलब वो जीएसटी आने से पहले क्लियर हो रहा है। और जीएसटी आने से पहले हमारा क्या था, एक्साइज था मैन्युफैक्चरिंग में, एंड सर्विसेज में जीएसटी आने से पहले क्या था, सर्विस टैक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्साइज है। ओके, तो देयरफॉर अपने को इसको एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वो एक्साइज था, जब एक्साइज ड्यूटी लग रहा था जब अपन उसको ट्रांसफ़र किए, जब हम स्टॉक ट्रांसफ़र किए, ब्रांच ट्रांसफ़र किए, तब हमारा एक्साइज ड्यूटी लग रहा था, तो अपने को उसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है, ऑल्दो कि वो जब सेल हो रहा है वो 30/8/2017 में हो रहा है। सी भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की सर्विस प्रोवाइड हुआ था जून 2017 में, तो यहाँ पे जो सर्विसेज में हमारा सर्विस टैक्स लग रहा था। सर्विसेज वॉज कम्प्लीटेड ऑन 20 जून, बट इन्वॉइस रेज हुआ था 1 अगस्त को। इन्वॉइस लेटर बाद जीएसटी आने के बाद इशू हुआ, सर्विसेज हमने प्रोवाइड कर लिया 28/6/2017 से। तो यहाँ पे बोल रहा है सिंस द इनवॉइस वाज रेड आफ्टर पीरियड ऑफ 30 डेज सर्विस टैक्सेस इज लायबल टू बी पे फॉर द पीरियड एंड। मतलब यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सर्विस टैक्स में पढ़ा था 30 डेज़ का, जहाँ पे अगर इन्वॉइस रेज हुए हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 डेज सिंस तो तब जो सर्विस टैक्स है वो लायबल होगा फॉर द पीरियड जून एंडिंग जून 2017। ठीक है, एंड इसलिए वो सर्विस टैक्स लगा था, इसलिए हमारा जीएसटी नहीं लगेगा और हमको डिडक्ट कर लेना है, हमको मतलब टर्नओवर में ऐड नहीं करना है। क्लियर है, मतलब बेसिकली सर्विस टैक्स लग रहा था, तो जीएसटी में ऐड नहीं करोगे उसको। नाउ डी में है कंटिन्यूस सप्लाई के बारे में। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द नेचर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 जून 2017 से लेकर 30 जून 2017। बिल है वो रेज हुआ है 3 जुलाई को। बिल इज पेबल बाय द कस्टमर ओनली ऑन 21 जुलाई। ठीक है, तो हमारा जो सर्विसेज है वो जून में हुआ है, बिल हुआ है जुलाई में, पेमेंट हुआ है जुलाई में। तो क्या रेवेन्यू को अपने को रिकग्नाइज करना है इन द मंथ ऑफ जून एंड रिड्यूस द टोटल टर्नओवर शुड इट फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर फॉर द पीरियड जुलाई। मतलब हमको बताना है कि हमको जून में लेना है कि जुलाई में लेना है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को कि जून में हमारा सर्विस सप्लाई हुआ है, जुलाई 3 को इशू हुआ है इनवॉइस, जुलाई 21 को पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपने को उसको टर्नओवर में रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा, हमने भी पढ़ा था ना, यहाँ पे दिखाती हूँ कि जो टर्नओवर है फॉर द ईयर 5G में, कि जो भी टर्नओवर है फॉर अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 रिड्यूस होगा। तो ये सब क्वेश्चन में अपने को वही वाला क्लॉज मेंशन करना है कि हमको नेसेसरी एक्शंस लेना है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है एज पर दिस। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर वो इस टाइम हमको यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो भी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो बिफोर जीएसटी के आने से हो रहा है, और जो भी पेमेंट हो रहा है, जो भी इनवॉइस इशू हो रहा है, वो हमारे आफ्टर जीएसटी आने के में हो रहा है। तो अपने को बताना है कि अपने को उसमें जीएसटी के टर्नओवर में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो इसमें आपको सर्विस के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज में बेसिकली पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा था कि जब सर्विस टैक्स हुआ करता था तब पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में कि क्या होने से कौन से, जैसे अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं ना, उसी टाइप का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन था वो। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल के हिसाब से हमको कब का लेना है, हम कब टैक्स लेवी करेंगे, जिस दिन हमारा बिल इशू हो रहा है। बिल हमारा रेज हो रहा है 3 जुलाई 2017 में, तो यहाँ पे हमारा जुलाई में हो रहा है। बट क्योंकि हमने सर्विस सप्लाई किया है जून में, तो हम मानेंगे कि ये जून का ही है। देयरफॉर हम इसको हमारे टर्नओवर में जीएसटी के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड 5H के हिसाब से फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 17 से जून 17 वाले जो भी टर्नओवर है उसको हम डिडक्ट करते हैं, तो उसको हम डिडक्ट कर लेंगे। समझ में आया? ये जो इलस्ट्रेशन के है ना, इसको एक बार आप मैं पॉज करें तो खुद से पढ़िए, तभी आपको क्लियर आंसर आएगा। क्लियर है?
नाउ ये पढ़ लेते हैं। सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ May 17 में हमारा सर्विस प्रोवाइड हुआ था 1 लाख का। इन्वॉइस रेज हुआ है विद इन 30 डेज़ और डेफिशिएंसी था इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो कस्टमर सिर्फ 20,000 पे किया और कंपनी एक इशू मतलब बेसिकली 1 लाख का वो सर्विस प्रोवाइड किया और 20,000 वो पे किया और 80,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो सेल्स रिटर्न टाइप वाला हो गया, ठीक है, और 31 मार्च 2018 में, एंड वो कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दिया। तो हमको बताना है कि हमको अमाउंट रिड्यूस करना है क्या। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हाँ क्रेडिट नोट वाला अपने को रिड्यूस करना ही है, क्योंकि वो अगेन 2018 में भी 2017-18 के बाद वाला ही है, मतलब 31 मार्च 2018 वाला ही है में क्लोज हो गया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। वेरी पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर प्रायर टू द अपॉइंटमेंट डेट वेयर द प्राइस ऑफ सर्विस इज रिवाइज डाउनवर्ड। अगर हमारा जो प्राइस ऑफ सर्विस है वो डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा है आफ्टर 1/7/2017 एंड द प्रोवाइडर इशू अ क्रेडिट नोट विद इन 30 डेज ऑफ सच प्राइस रिविजन, मतलब बेसिकली 1 लाख का तो वो 20,000 पेमेंट किया, तो यहाँ पे अपना प्राइस डाउनवर्ड हुआ एंड विद इन 30 डेज वो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं अब सच प्राइस डिवीजन, ये आने के 30 डेज़ के बाद अगर वो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो जो क्रेडिट नोट है वो डीम टू हैव बीन इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा एंड देन हम उसको रिड्यूस कर लेंगे अपने टैक्स पीरियड के जीएसटी के हिसाब से। दस ओनली 20,000 इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस फॉर द अप्रैल 2007 एंड दो इनवॉइस ऑफ फॉर 1 लाख इज इशूड इन द मंथ ऑफ मे एंड सर्विस टैक्स इज पेड ऑन इन द मंथ ऑफ ओके। तो यहाँ पे हमारा मार्च 18 में क्रेडिट नोट इशू हुआ था, तो मार्च के टर्नओवर से हम उसको डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। दस ओनली 20,000 इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस फ्रॉम द पीरियड ऑफ अप्रैल 2017 एंड 20 एंड क्योंकि हमने 20,000 का पेमेंट किया है और वो जो हमने पेमेंट किया था वो जीएसटी आने से पहले किया था, तो एज पर 5H हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। बट ये जो क्रेडिट नोट वाला है, क्रेडिट नोट वाला हमारा 5H नहीं, हमारा जो क्रेडिट नोट का टर्नओवर में डिक्रीज़ होगा जीएसटी के। समझ में आया? अच्छा एक बार पॉज करो वीडियो, इसको चलो पढ़ो यार, जब तक इसको नहीं क्लियर करोगे आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एकदम इजी है। हाँ हालांकि इसमें कुछ अलग अलग है और हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स हमको अभी याद कुछ नहीं होगा, आई नो, और तो इसलिए एक बार अब ये पांचों इलस्ट्रेशन के समरी भी बना लो, मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या है 2 लाइन में लिख लो, आंसर क्या है 2 लाइन में लिखो, आंसर का आंसर ऐसा क्यों हुआ है वो 2 लाइन में लिख लो, ठीक है। चलो ये कंप्लीट करो, ये हो जाएगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा जीएसटी ऑडिट आपका, बाकी में बहुत ईजी है। ओके ओके, तो आई एम होपिंग कि आप ये सब काम कर रहे हो एंड मैं फर्दर आगे बढ़ती हूँ। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो मैंने बता दिया, और अनएडजस्टेड एडवांसेस उसमें एंड में पड़े थे तो उसमें प्लस किए थे, बिगनिंग में होगा तो माइनस हो जाएगा। क्रेडिट नोट जो कि हमारे परमिसिबल नहीं है जीएसटी में, वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ 5K दैट इज एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ। तो अगर आपका SEZ यूनिट से DTA यूनिट में अगर आपका जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहा है ये आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हम जो SEZ यूनिट जब रिटर्न फाइल करती हैं तो उनको जो भी आउटवर्ड सप्लाईज होते हैं उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और क्योंकि वो आउटवर्ड सप्लाईज अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो हम डेटा को रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इसमें हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं कर सकते, हम उसको माइनस करेंगे। एंड अगेन SEZ यूनिट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है? एसेट रिकॉर्ड गुड्स एडमिटेड इनटू, कौन कौन से गुड्स हमारे SEZ यूनिट में आए एंड कैसे हमने उसको डिस्पोजल किया, ये सब आपको मेंटेन करना रहता है। इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाईज मेंटेन करना नहीं पड़ता है, क्लियर है। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम वाले टर्नओवर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे एडजस्टमेंट है इस पर सेक्शन नंबर 15 हमारा वैल्यूएशन रूल्स है। तो वैल्यूएशन से बहुत सारे आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि फ्रेट, कमीशन, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ये सब है। तो उस हिसाब से जो कि उस एक्सपेंसेस का नेचर है उस हिसाब से आपका प्लस या माइनस होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका प्लस या माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वही हो रहा है जो हमने सेक्शन नंबर 15 में बोला कि प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू 5N, अगेन इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को भी अपने टर्नओवर में एडजस्ट करना है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कैसे? हम AS 11 पढ़ते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस को भी हम कैपिटलाइज करते हैं, वही है, ठीक है, सेम वही है। तो उसको ओके एक बार एग्जांपल करते हैं, इलस्ट्रेशन 1। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि PKO लिमिटेड ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, कंपनी लोकेटेड इन USA, मतलब बेसिकली इंडिया USA भेजा है
एंड अगेन यूएससी उसको मतलब पेमेंट करेगा इंडिया को, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स $1,00,000 है, तो सीबीएसई रेट दे दिया, आरबीआई रेट दे दिया, तो अपने को पता है अगर अपन जीएसटी के बेसिस में टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो अपन सीबीएसई का रेट लेंगे, आरबीआई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन आरबीआई का रेट लेंगे, क्लियर है। और थर्ड वाला बोल रहा है कि जब हम अपन कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब क्या प्राइस है, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी बैंक एक्सचेंज फॉर 70 में, तो बेसिकली अपने को 70 मिला, एक्चुअली अपने को 70 पर डॉलर, सॉरी $1 इक्वल्स टू ₹70 के हिसाब से अपने को पेमेंट मिला। तो नाउ दो चीज़ होंगी, फर्स्ट अपने को पता है कि अपन आरबीआई लेंगे एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अपन 68 इंटू 1 लाख 68 लाख लेते हैं, एंड जीएसटी के टर्नओवर में अपने को 65 लाख लेना है, तो बेसिकली 68 लाख से 65 लाख तक आने के लिए आपको 3 लाख को रिड्यूस करना है। तो यही बोल रहा है कि 3 लाख वुड हैव टू बी रिड्यूस फ्रॉम द एनुअल टर्नओवर एज पर द फाइनेंशियल टू अराइव एट द रेवेन्यू एज पर जीएसटी और 9। फर्स्ट केस क्लियर है। अपन स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, तो अपन स्टार्ट करेंगे 68 में। नाउ अपने को जीएसटी के टर्नओवर में आना है, तो अपने को बेसिकली 65 लाख में आना है, तो 3 लाख को रिड्यूस कर देंगे। नाउ सेकेंड केस क्या है, एडिशनली आपको और भी कुछ रिड्यूस करना है, तो बेसिकली आपको 60 आपको मतलब आरबीआई रेट मतलब आपको 68 मिलने वाला था, बट आपको एक्चुअल में क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 70 में मिला, ₹2 पर डॉलर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट। तो आपका यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज गेन हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो रहा है, तो आपको क्रेडिट करना है पीएल अकाउंट में। अगेन फॉरेन एक्सचेंज गेन हो रहा है, तो अपने AS 11 में पढ़ा कि अपन उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, तो हमारा टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड नाउ अगर हमारा ऊपर का मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्नओवर इंक्रीज़ होगा, तो जीएसटी के टर्नओवर तक लाने के लिए अपने को उतना डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ही सिस्टम है, जो हमने क्लास 11-12 में पढ़ा था, अच्छे से याद करो, एकदम ईजी सा है। ऐसे अगर मुंह से समझ में नहीं आया तो लिख के करो। अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से अपना 2 लाख इंक्रीज़ हो रहा है, तो जीएसटी में लाने के लिए अपने को 2 लाख डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 लाख को क्रेडिट करना है पीएल अकाउंट में एंड रिड्यूस करना अपने एनुअल टर्नओवर से। अभी सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं, वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि PQR लिमिटेड गुड्स एक्सपोर्ट किया है यूएसए में, वैल्यू है 1 लाख, सीबीएसई 65 है, 68 है आरबीआई, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 66 में। तो फर्स्ट में अपने को 68 माइनस 65 इंटू 1 लाख दैट इज 3 लाख को रिड्यूस कर लेना है। एडिशनली अपने को 66 मिल रहा है, मतलब हमारा रेट उस दिन का था 68, ठीक है, और अपने को मिला 66 में। ₹2 पर डॉलर अपने को कम मिला, तो ये हमारा हुआ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो 2 इंटू 1 लाख मतलब 2 लाख रुपीज़ अपने को कम मिला, तो वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया, तो उसको हम डेबिट कर देंगे पीएल अकाउंट में। एंड क्योंकि इसको हम कैपिटलाइज भी करेंगे तो हमारा टर्नओवर 2 लाख से कम हो रहा है, तो इन केस अभी अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 लाख कम हो रहा है, तो जीएसटी में लाने के लिए अपने को 2 लाख क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऐड हो जाएगा आपका एनुअल टर्नओवर एज पर द फाइनेंशियल टू अराइव एट द रेवेन्यू एज पर जीएसटी है। नहीं समझ में आया, ओके। उसके बाद कोई भी अगर एडजस्टमेंट हो रहा है इन टर्नओवर ड्यू टू रीज़न, जो कि वो हमने लिस्ट नहीं किया है, ये वाला फॉरेन एक्सचेंज वाला या कुछ भी हमने अभी जो पढ़ा उसमें अगर उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो प्लस या माइनस एज पर द सर्कमस्टांसेस हो जाएगा, क्लियर है। नाउ एट लास्ट में हमारा टर्नओवर जो कि हम एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 में डिक्लेयर करते हैं वो आ जाएगा, हो गया, ओके। नाउ टेबल 7 एक पढ़ेंगे, दैट इज़ रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। इसमें आपको जस्ट ओवरव्यू करना है कि 7A में आपको डिस्क्लोज करना है एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अपने जो भी आपने ये सब 5 वाले किए वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको इसमें आ जाएगा। उसके बाद 7B में जो भी एग्जेम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाईज या नॉन सप्लाई टर्नओवर हो रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। 7B स्पेशली कॉम्प्रोमाइज 4 क्लासेस ऑफ टाइप्स ऑफ सप्लाई। फर्स्ट है जिसमें नील रेट ऑफ टैक्सेस है, मतलब करेंटली कोई भी गुड्स है उस गुड्स या सर्विसेज में नील रेट का कैटेगरी में है। सेकंड होलली या पार्शियली एग्जेम्प्टेड है, जो कि वाटर है, एजुकेशन सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, मिल्क है, जो कि एग्जेम्प्टेड है, राइट। उसके बाद है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जो कि अभी अल्कोहलिक लिखा फॉर ह्यूमन कंजप्शन है,
जिसमें हमारा सप्लाई लगेगा ही नहीं। एंड देन है कि जो भी सप्लाईज जो कि इंक्लूड करते एक्टिविटी कवर अंडर शेड्यूल 3, मतलब वो नाइदर सप्लाई है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जैसे कि सेल ऑफ लैंड। ओके, तो वो आपको 7B में लाना है। तो यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन दिया है, जो कंसल्टेशन फीस अगर रिसीव हो रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज रिसीव प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल, एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद एक्सेस पेट्रोल अवेलेबल है इन हॉस्पिटल सोल्ड टू रिलेटेड पार्टी, इसमें हमारा GST लगेगा नहीं। एंड लैंड सोल्ड हमारा शेड्यूल 3 में आएगा, तो वो सप्लाई है नहीं। तो ये सब आपके जो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन सप्लाई, नॉन GST एंड नील रेटेड वाले आपके 7B में आएंगे। क्लियर है। नाउ 7C में आपके जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ट्रांजेक्शंस आएंगे। जीरो रेटेड सप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ GST लॉ, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज से बोथ एंड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ टू SEZ डेवलपर्स, SEZ यूनिट। तो जीरो रेटेड में आपका बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों, तो आप ये जीरो रेटेड कहलाएंगे। या फिर अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट अगर आप SEZ डेवलपर पे या SEZ यूनिट पे वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या बोथ सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको अब हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे अंडर GST। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 7C में जीरो रेटेड सप्लाईज जो हो रही हैं उसको मेंशन करना है। 7D में आपको RCM बेसिस में करना है। RCM क्या होता है? रिवर्स चार्ज बेसिस। तो बेसिकली जो चार्ज होता है दो टाइप का होता है, एक फॉरवर्ड चार्ज होता है, एक रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज में मतलब जो सप्लायर है वो टैक्स पे करता है, वेयर इज रिवर्स चार्ज में जो रेसिपेंट है वो टैक्स पे करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगेन जो भी RCM के कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें आपको उसके डिस्क्लोजर्स आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, उसका एक इलस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट सा। फर्स्ट है कि GTA इशू कर रहा है कंसाइनमेंट नोट। अगेन हम GTA का बोलते हैं अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। कंसाइनमेंट नोट चार्जेस GST एट द रेट ऑफ 12%। वो GST चार्ज कर रहा है 12% पे। The consignor has booked the GTA, recipient has paid the freight to GTA on to collect the basis। तो बेसिकली अगर आपका यहाँ पे ये आपको 7D में मेंशन करना है क्या, तो आपको फॉरवर्ड चार्ज को मेंशन नहीं करना है, रिवर्स चार्ज को मेंशन करना है। यहाँ पे वो 12% के रेट से GST चार्ज कर रहा है, तो ये आपके फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा और उसको आपको 7D में एंटर नहीं करना है। सिमिलरली B में आपको यहाँ पे कंसाइनमेंट चार्ज नहीं कर रहा है GST, डज नॉट चार्ज GST, तो आपका यहाँ पे 7D में आ जाएगा क्योंकि ये हमारा RCM बेसिस में हो रहा है। और टैक्स टू बी पेड बाय द पर्सन लाइबल टू पे, फिर जो रेसिपेंट है जिसने फ्रेट पे किया है वो टैक्स पे करेगा और इसलिए हमारा 7D के टेबल में ये आएगा। एंड थर्ड है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट के ऊपर है कि एडवोकेट मिस्टर एडवोकेट मिस्टर एक्स ने कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की। अब कोई भी अगर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर अपना क्लाइंट को, तो ये हमारे RCM में आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडवोकेट मिस्टर एक्स ने लीगल सर्विस प्रोवाइड किया है और वो GST चार्ज किया 18 रुपये का, मतलब उसका जो इन्वॉइस था वो 100 रुपीज़ का था और उसने जो GST चार्ज किया वो 18 रुपीज़ का चार्ज किया और जो क्लाइंट है उसने 118 रुपीज़ एडवोकेट को पे किया। एंड एडवोकेट 18 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया। दिस इज हाउ द GST वर्क, राइट। मतलब 18 रुपये उसने चार्ज किया एंड देन 18 जितना उसका टैक्स कलेक्ट किया उतना वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या 7D में आएगा। तो हमारा हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी लीगल सर्विसेज एडवोकेट प्रोवाइड कर अपने क्लाइंट को तो वो रिवर्स चार्ज बेसिस में होगा, प्रोवाइडेड सारे और जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हों। हेंस यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उसको हमको इंसर्ट करना ही करना है 7D में। इट डजंट मैटर कि जो एडवोकेट है वो फॉरवर्ड चार्ज कर लिया है, राइट। तो ये हमको मैटर नहीं करता है। अगर वो रिवर्स चार्ज के बेसिस में के अंडर आ रहा है तो वो रिवर्स चार्ज के 7D के टेबल में आएगा। क्लियर है। उसके बाद 7F में आपका टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लाइबिलिटी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका ये हो गया टेबल 7। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आपका दो था, एक तो ये रिवर्स चार्ज बेसिस में था, एक ये नील रेटेड एग्जेम्प्टेड रेटेड वाले ये सब थे। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये इलस्ट्रेशन में आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई अगर कोई भी कर रहे हैं तो हमारा 7C में आना चाहिए। बट अगर जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा तो उसको अपन रेगुलर सप्लाई मानेंगे, उसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानेंगे। सिमिलरली अगर हमारा जो भी एग्जाम्पशन कंडीशंस अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो अगर हम उसको रेगुलर सप्लाई मान लेंगे, नील रेटेड या एग्जाम्पशन सप्लाई नहीं मानेंगे। एंड B बोल रहा है कि अगर ट्रांजेक्शन जो कि रिपोर्टेड है डिलीवरी चलान में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर सप्लाई ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, अगर वो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ है तो उसको हम डीम टू बी सप्लाई मानेंगे अंडर GST।
However, there may not be a sale for revenue recognition in the books of accounts, but the books of accounts में नहीं आएगा, but GST में मान लेंगे. ठीक है, क्लियर है. ओके, नाउ हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट है कि मैं देख लेती हूँ. सिमिलरली 12 है यहाँ पे. 12 में सबसे पहले अपना रिकन्सिलेशन पार्ट 4 है. रिकन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा. 12A में IT से जो भी आप अवेल किया एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट वो आ जाएगा. ओके. 12B में ITC जो कि बुक हुआ है अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में एंड देन क्लेम हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको प्लस करना है. एंड देन ITC जो कि आप बुक किए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में टू बी क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब पहला 12B में आपने बुक किया अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में और क्लेम कर रहे हैं इस साल. 12C में इस साल बुक कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे, तो ये नेक्स्ट ईयर प्लस होगा, तो इस साल अपना माइनस हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. ये वाला और ये वाला में ये हम इस साल क्लेम कर रहे हैं तो प्लस होगा, ये इस साल हम क्लेम नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर प्लस होगा, इस साल माइनस होगा. क्लियर है. इसका इलस्ट्रेशन कर लेते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट है और ओके. इनपुट टैक्स क्रेडिट एज बुक्ड इन GST रिसीवेबल लेजर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017 इंक्लूड्स द फॉलोइंग. ओके. तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन परचेज ऑफ इनपुट क्लेम इन GST 93B ऑफ अगस्त 17 3 लाख का है. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ इनपुट क्लेम इन GST 3B ऑफ दिसंबर 2017 1,50,000 का है. एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ मई 2018 मतलब सब्सिक्वेंट ईयर का आप क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं 2 लाख. तो यहाँ पे द रिपोर्टिंग क्या होगा आपको, ये 2 लाख वाला आ जाएगा. समझ में आया. एंड उसके बाद है 12E ITC जो कि आप क्लेम किए हैं GST 9 में वो आ जाएगा. 12F में अनरिकनसाइल्ड ITC आ जाएगा. एंड देन 13 में आपका रीजंस क्या क्या है वो आ जाएंगे. ठीक है. एंड उसके बाद ये इलस्ट्रेशन है कि इन ITC ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इतना है, परचेज वैल्यू ये सब है. तो बेसिकली आपको वैल्यू ऑफ परचेजेस ऐड कर लेना है. 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,20,000 आपका 25,20,000 आएगा. उसको आपको डिस्क्लोज करना है कॉलम में, तो बेसिकली रिपोर्ट करना है. तो यहाँ पे लिखा है कि ITC अवेल्ड है रजिस्टर्ड पर्सन 2,22,000 का, तो वो आपको ऐड कर लेना है. एंड एलिजिबल कितना है, एलिजिबल आपका सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स में मिलेगा, दैट इज़ 1,50,000 प्लस 60,000. तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC अवेलेबल आप कर सकते हैं 2,10,000 का. एंड जो भी रीज़न है फॉर अनकंसल्ट डिफरेंसेस इन ITC वो आपको 15 वाले में बताना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बाद देख लेते हैं. वही GST के ऊपर है, बाकी 7 क्वेश्चन तो टैक्स ऑडिट के ऊपर है. सबसे पहले तो इस पर सेक्शन नंबर 66 हमको स्पेशल ऑडिट के बारे में बताना है, बता देना. क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है कि ABC लिमिटेड बेसिकली एक कंपनी है जिसको ऑडिट करवाना है, GST ऑडिट, क्योंकि उसका जो टर्नओवर है वो एक्सिड कर है 2 करोड़ से ज़्यादा. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, वो करने वाला है. बट उसने 23 जुलाई 2019 में ऑब्जर्व किया ये जो ABC लिमिटेड है वो GST 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फाइल नहीं किया है और GST 1B अभी तक कंप्लाई नहीं किया है. तो क्या एडवाइस CA देना चाहता है इसमें, तो बेसिकली वो मैनेजमेंट को एडवाइस करेगा कि फाइल कर दो GST 3B और GST 1 और एनुअल रिपोर्ट को, क्योंकि मेरे को ऑडिट करने के लिए ये सब डेटा अवेलेबल होना चाहिए. और ये सब बताना है. ऑडिटर नीड टू हैव, और ऑडिटर को एक कम्प्रिहेंसिव पिक्चर लेना है, मतलब उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि मंथली रिटर्न्स कैसे होता है, मतलब कैसे फाइल करता है, एनुअल रिटर्न, ये सब का बैकअप उसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी चाहिए. उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है कितना ITC अवेल होता है, एलिजिबल कितना है, कितना अवेल करते हैं, दैट इज वेदर ITC अवेल बाय द कंपनी इज क्रेडिटेबल और नॉट, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC अंडरटेकन, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ आउटवर्ड सप्लायर्स और उसके ट्रांजेक्शन जो भी कवर हो रहे हैं, चाहे वो FCM में कवर हो या RCM में कवर हो या जिसमें भी हो. ठीक है. तो बेसिकली वो इसको ये बोलेगा कि फाइल कर दो, यही एडवाइस उसको देना है. एक बार मैं MCQs भी देख लेती हूँ कौन कौन से GST ऑडिट वाले हैं. क्वेश्चन 5 और 6 ही GST ऑडिट का है, 1 2 3 4 टैक्स ऑडिट का है. 5 पढ़ते हैं कि AOP प्राइवेट लिमिटेड करेंटली एंगेज हो रहा है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करवाना चाह रहा है और उसने कंप्लायंस से भी और वो सारे कंसल्टेंट से भी एंगेज कर रहा है. बिजनेस भी स्टेबल है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है एंड कंपनी अपने GST में भी टाइम में रजिस्ट्रेशन हो गया. एंड सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज़ बीन फाइलिंग
GSTR 3B। हाउएवर जो GSTR 9 है ना वो फाइल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो भी नोटिस इशू कर दिया कि विद इन 15 डेज फाइल करो, इवन देन भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। तो हमको क्या प्लीज़ एडवाइस इन सच अ केस कंपनी के नॉन फाइलर हो जाएगा, कंपनी फुल्ली कंप्लेंट हो जाए, रिमेन फुल्ली कंप्लायंट हो जाएगा, और GST ऑडिट रिज़ाइन कर दे। GST ऑडिट रिज़ाइन करेगा कि नहीं, क्योंकि जो ये जो फाइल वाइल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रॉपर ऑफिसर वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस द मैटर विद GST ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है कि इन सच अ केसेस द कंपनी क्या हो जाएगा, नॉन फाइलर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कमिंग टू 6 नंबर कि राजीव लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी, इसका बिजनेस और प्रोडक्शन ऑफ मोशन पिक्चर्स है, और 31 मार्च 2018 के लिए कंपनी अपॉइंट किया GST ऑडिटर, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर इंक्रीज हो गया होगा 2 करोड़ से। एंड फॉर दिस पर्पस वो किसी फेमिलियर को अपॉइंट करना चाहता है, तो बताओ किसको अपॉइंट करे। तो फर्स्ट क्या GST इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है क्या, तो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा कि इंटरनल ऑडिटर नहीं कर सकता है। सेकेंड हमारा बोथ स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिटर कैन जॉइंटली, अगेन इंटरनल ऑडिटर आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा। थर्ड यहाँ पे अगेन इंटरनल ऑडिटर अलॉन्ग विद टैक्स कंसल्टेंट आ गया तो इंटरनल ऑडिटर नहीं आएगा। एंड फोर्थ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द वर्क, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द वर्क होगा, बट इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर द वर्क होगा। क्लियर है। So this ends our GST audit, and that's it guys. Thank you very much for watching, and I hope you would like this, and yes, bye bye.